कुछ दिन पहले मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अविनाश कपूर अपने मैनेजर के सामने घुटनों के बल बैठा था और अपने हाथ जोड़े हुए था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज मेरी बात मान लो, मेरी बेटी से शादी कर लो। सामने बैठा शख्स तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला, आप ये क्या कर रहे हैं सर? प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ। मैं तो बस आपकी कंपनी में मामूली सा मैनेजर हूँ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अविनाश कपूर एक बार फिर से बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेशक से तुम गरीब हो, सिर्फ एक मैनेजर हो, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है, तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। अगर तुमने मेरी बेटी से शादी नहीं की तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। वो शख्स तुरंत बोला, प्लीज सर, ऐसी बातें मत कीजिए। अविनाश कपूर एक बार फिर से बोले, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज शिद्दत से शादी कर लो, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। उस शख्स ने आखिर अविनाश जी के हाथों को नीचे किया और बोला, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। प्रेजेंट डे, मुंबई। दिन का समय। एक बहुत बड़ा विला जिसके बड़े से गेट के सामने तकरीबन 22 साल की एक लड़की जिसका नाम है सिद्दत कपूर, वो अपने डैड को घूर रही थी। उसके डैड बार बार किसी को फोन ट्राई कर रहे थे, मगर सामने से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। और उनके जस्ट पीछे उनका विला था, जो एक वक्त पर मुंबई शहर के सबसे कीमती विला में गिना जाता था। लेकिन आज सच में उस विला की कीमत लग रही थी। वही दूसरी तरफ एक लग्जीरियस होटल में टॉप फ्लोर पर बने प्रेसिडेंशियल सूट में वही लड़का बेड पर एक लड़की के साथ था, और वो लड़की उस लड़के पर झुकी हुई उसकी ब्रॉड चेस्ट को लगातार छूमे जा रही थी, और वो लड़का पूरी तरह से उस लड़की के होठों को अपनी चेस्ट पर फील कर रहा था। तभी साइड टेबल पर रखा हुआ फोन बजा और वो लड़की थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। उसने फोन की तरफ देखा और बोली, कौन है ये जो तुम्हें बार बार डिस्टर्ब कर रहा है? लगता है कोई है जो तुमसे बात करने के लिए मरे जा रहा है। वो लड़का डेविल इस्माइल के साथ ऊपर की तरफ उठा और एक नज़र उसने फोन पर डाली, जिस पर एक नंबर फ्लैश हो रहा था और लिखा हुआ था अविनाश कपूर। वो लड़का डेविल इस्माइल के साथ बोला, कोई बेशक से मरे या जिए बेबी गर्ल, लेकिन मुझे डिस्टरबेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर उस लड़के ने उस लड़की के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में जकड़ा और खुद पूरी तरह से उस पर झुक गया। कपूर विला। सिद्दत कपूर अपने डैड अविनाश कपूर को गुस्से से घूर रही थी, जो फोन पर फोन किए जा रहे थे, लेकिन सामने वाला फोन उठा ही नहीं रहा था। फोन करते हुए ही बार बार उस तरफ देख रहे थे जहां पर बोली लगाई जा रही थी। 100 करोड़ की कीमत लग चुकी थी, लेकिन अभी भी बोली रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी चेयर पर बैठा एक शख्स अपनी जगह से उठा और बोला, 105 करोड़। उसके मुंह से 105 करोड़ सुनकर बोली लगाने वाले शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, और वो मुस्कुराते हुए बोला, इसलिए कहते हैं कि हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को ही होती है। आप लोग भी जरा पहचानिए इस हीरे को, जो कल को आपका बहुत फायदा करा सकता है। कपूर बिला, जो किसी का ख्वाब हो सकता है, खरीद लीजिए उस ख्वाब को। सिद्दत अपने डैड अविनाश कपूर के पास आई और उनके हाथ से उनका फोन खींच लिया। वो गुस्से से बोली, नहीं उठाएगा वो आपका फोन? अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है क्या डैड? धोखा दिया है उसने आपको। वो ब्लडी चीटर बहुत चालाक निकला। बोलते हुए उसका गोरा चेहरा गुस्से से एकदम लाल दिखाई दे रहा था। तभी सामने वाली आवाज और भी ज्यादा ऊंची हो गई, 105 करोड़ एक, 105 करोड़ दो। लेकिन अब सामने से आवाज आनी बंद हो चुकी थी। शायद हर कोई अपनी औकात के हिसाब से उस विला की कीमत लगा चुका था। वहां पर बैठे सभी बिजनेसमैन उस विला की तरफ देख रहे थे। कोई भी उस विला को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन अब आगे कोई इससे भी ज्यादा बढ़कर कीमत लगाता उससे पहले ही वहां पर जोरों से हवा चलने लगी। यह हवा कुदरती नहीं थी, बल्कि ऊपर उड़ रहे एक चौपर की वजह से आ रही थी। सबने शोर सुनकर अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाते हुए देखा, जहां एक प्राइवेट चौपर घूम रहा था। उस प्राइवेट चौपर में कौन है कौन नहीं अभी तक पता नहीं चल रहा था, लेकिन हर कोई जानने को उत्सुक था कि आखिर कौन है। जिसके आते ही हवा तो बहुत तेजी से चली, लेकिन कपूर विला की बोली का प्रोग्राम रुक गया। सिद्दत और अविनाश कपूर भी उस चौपर की तरफ देख रहे थे। तभी वो चौपर कुछ ही दूरी पर बने हेलीपैड की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में उस चौपर का दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर आया। ब्लैक कलर का पठानी कुर्ता पहने वो शख्स काफी रुआबदार लग रहा था। बाहर आकर उसने अपने कुर्ते के कप थोड़े ऊपर की तरफ किए और फिर अपने हाथ से अपनी ब्रीड को सेट किया। तकरीबन
27-28 साल का, 6 फुट 1 इंच का वो शख्स अपनी जगह पर खड़ा और अपनी गहरी काली आंखों से एक नजर उसने दूर खड़ी सिद्दत कपूर को देखा। उसके होठों पर एक डेविली स्माइल आ गई। तुरंत ही तकरीबन 10-12 बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया, जो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उनकी यूनिफॉर्म पर चौहान टीम लिखा हुआ था। सामने गार्डन की तरफ बैठा हर शख्स हैरान था, क्योंकि आज पहली बार वो उस शख्स को देख रहे थे। कई उस शख्स को पहचानते थे, लेकिन जिस तरह से वो शख्स उस जगह पर आया, वो चीज उन्हें शौक दे रही थी। उस शख्स का नाम अचानक ही उस भीड़ में गूंजने लगा, क्योंकि किसी ने आकर वहां पर यह बात फैला दी थी कि आज पहली बार अगम चौहान सबके सामने आने वाला है। वो अगम चौहान जिसका आज तक सबने सिर्फ नाम सुना था, उससे मिलने की चाहत हर किसी की थी, लेकिन किस्मत किसी की नहीं। लेकिन कोई था जो उस शख्स को पहचान भी चुका था और गुस्से से उसे घूर भी रहा था। सिद्दत कपूर चौपर से उतरे अगम को देखकर गुस्से से कांप रही थी और उसकी मुट्ठियां भी कस चुकी थीं। अविनाश कपूर भी एकदम हैरान थे। उस चौपर से उतरा शख्स अगम था, जो उनकी कंपनी में मैनेजर की जॉब करता था, लेकिन उसकी एक कार लेने की औकात नहीं थी, तो प्राइवेट चौपर तो वो ख्वाब में भी नहीं देख सकता था। अगम आगे की तरफ बढ़ने लगा। सिद्दत भी तेज कदमों के साथ उसकी तरफ आई। रास्ते में वो अगम के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से अगम के आसपास खड़े बॉडीगार्ड की तरफ देखा। अगम ने अपनी आंखों से गॉगल्स उतारे और बॉडीगार्ड्स को इशारा किया, तो सभी उससे थोड़ा पीछे हट गए। सिद्दत अगम की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है अगम? डैड कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और ये क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत है? ये चौपर, ये महंगे कपड़े, कहीं से भीख मांग कर लाए हो क्या? मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें भीख दे भी किसने दी, क्योंकि मैं तो भीख में तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी ना दूं। अगम सरकास्टिक वे में हल्का सा मुस्कुराया और बोला, स्पाइसी वाइफी, तुम मुझसे सवाल करना छोड़ो और सामने की तरफ देखो। कितना मस्त सीन चल रहा है ना? नीलामी। कई लोगों के चेहरे पर एक्साइटमेंट, तो कई लोगों के चेहरे पर बेचारगी। कितना बुरा लगता है ना जब सब कुछ छिन जाता है। मुझे तो डर है कि कहीं किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए। सिद्दत उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, हाउ डियर यू। बोलते उसने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा लिया। अगम ने उसकी नाजुक सी कलाई को पकड़ा और मरोड़कर उसे घुमाते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। सिद्दत की दर्द से आह निकल गई। अगम ने अपना चेहरा सिद्दत के कंधे पर हल्का सा टिकाया और बोला, ऐसी गलती भूल कर भी मत कर देना स्पाइसी वाइफी, कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। और अगम चौहान से की हुई गुस्ताखी में तो पछताने का मौका भी नहीं मिलता। अगम चौहान सुनकर सिद्दत की आंखें बड़ी हो गईं। वो बुदबुदाते हुए बोली, अगम चौहान? अगम ने एक झटके से उसे छोड़ दिया और बोला, स्पाइसी वाइफी, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने की ख्वाहिश कब से थी, आज पूरी हुई। चलो अब चलकर मूवी एंजॉय करते हैं। बोलकर उसने तेजी से अपने कदम सामने की तरफ बढ़ा दिए। सिद्दत बस उसे जाते देखती रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो शख्स उसके सामने था वो कौन था। उसकी कंपनी का मैनेजर अगम, या फिर मुंबई का टॉप बिजनेसमैन अगम चौहान, जो न सिर्फ मुंबई का बिजनेस किंग है, बल्कि न जाने कितने ही कंट्रीज में उसका बिजनेस फैला हुआ था। अगम के वहां पर आते ही सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे, क्योंकि सभी अगम को कपूर इंडस्ट्रीज के मैनेजर के तौर पर ही पहचानते थे। लेकिन एक शख्स वहां पर आया और अगम के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, वेलकम मिस्टर अगम चौहान। मुझे कब से आपका इंतजार था। जब मुझे पता चला कि आप कपूर विला को खरीदना चाहते हैं, तो मुझे तभी कंफर्म हो गया था कि सबसे बड़ी बोली आपकी ही होगी। बोलते हुए वो शख्स अगम के हाथ का इंतजार कर रहा था, लेकिन अगम कपूर विला की तरफ देख रहा था। बिना उस शख्स के हाथ मिलाए ही वो बोला, जब जानते हो कि इसे मैं खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर बोली का प्रोग्राम कंटिन्यू करो। मेरे पास इतना वक्त नहीं जो यहाँ पर खड़े रहकर बर्बाद करूँ। मेरा एक एक पल इस कपूर विला से कहीं ज्यादा कीमती है। उस शख्स ने अपना हाथ नीचे कर लिया। वो मिस्टर धनराज गिर थे, शहर के नामी गिरामी बिजनेसमैन, लेकिन अगम के सामने उनकी भी कुछ औकात नहीं लग रही थी। मिस्टर धनराजगीर जल्दी से सामने गए और ब्लैक कोट पहने एक शख्स को बोली लगाने का इशारा किया, और एक बार फिर से बोली लगनी शुरू हुई। सभी की नजरें अभी भी अगम पर थीं, और अगम वहां बैठने की बजाय उस जगह के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। 105 करोड़ एक, 105 करोड़ दो, सामने से आवाज आई तो किसी ने पीछे से कहा।
107 करोड़। अगम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। 107 करोड़ एक, 107 करोड़ दो। एक बार फिर से सामने से आवाज आई। अब पीछे थोड़ा सन्नाटा छा गया था, लेकिन कुछ पल बाद एक शख्स अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, 110 करोड़। सब लोग हैरान थे कि अगम कुछ बोल क्यों नहीं रहा। एक शख्स जो वहां चेयर पर बैठा था, जिसका नाम रक्षित राय था, वो अपने साथ बैठे आदमी की तरफ देखते हुए बोला, लगता है अब शेरों की रेस में कुत्ते भी दौड़ने लगे। पर जब रेस का रिजल्ट आएगा तो कुत्ते को अपनी औकात खुद ब खुद पता चल जाएगी। अगम ने रक्षित राय को देखा। रक्षित राय अविनाश कपूर का बिजनेस राइवल था, लेकिन अगम की वजह से अविनाश कपूर हमेशा रक्षित राय से जीत जाते थे। इसीलिए रक्षित राय अगम से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। रक्षित अभी भी सरकास्टिक स्माइल के साथ उसे देख रहा था, लेकिन अगम का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। तभी सामने से आवाज आई, 110 करोड़ एक, 110 करोड़ दो। लेकिन इस बार पीछे बैठे आदमियों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मातम छाया हो। सब हार मान चुके थे, लेकिन तभी रक्षित राय बोला, 120 करोड़। बोलकर उसने वापस अगम की तरफ एक गुरूर भरी स्माइल दी। सामने से 120 करोड़ एक, 120 करोड़ दो की आवाज आने लगी, और उस आवाज के साथ साथ रक्षित के चेहरे पर वो स्माइल और भी ज्यादा तिरछी हो गई। अगम की तरफ देखते हुए उसने अपने जूते का इशारा किया। इस बार अगम के चेहरे पर भी हल्की सी हंसी तैर गई। सामने से 120 करोड़ तीन की आवाज आने ही वाली थी कि अगम बहुत ही सख्त आवाज में बोला, 200 करोड़। 200 करोड़ सुनकर ही जैसे वहां बैठे हर शख्स को सांप सूंघ गया हो। रक्षित राय की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अगम चौहान को देख रहे थे। वो अगम चौहान जिसके बारे में सबने सुना था कि वो जहाँ जाता है वहां पर तहलका मच जाता है, और आज ये बात साबित भी हो गई थी। सिद्दत और अविनाश कपूर दोनों ही हैरानी से अगम चौहान को देख रहे थे। 200 करोड़ उनके कपूर विला की कीमत, और वो भी अगम चौहान ने लगाई। इससे बड़ा शौक उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिला था। तभी जहाँ अगम खड़ा था, वहां पीछे से एक शख्स, जिसने पहले अगम की तरफ देखा तो अगम ने उसे स्टेज की तरफ बढ़ने का इशारा किया। वो शख्स अगम का पर्सनल असिस्टेंट धीरज था। धीरज सामने आया और अपने हाथों में पकड़ा हुआ एक सूटकेस वहां टेबल पर रखा, जिसमें तकरीबन 20 करोड़ रुपए और साथ ही एक चेक भी था। सब लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। अगम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। जल्दी से सभी अपनी जगह से खड़े हुए और अगम की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अगम ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो उसके बॉडीगार्ड ने सबका रास्ता ब्लॉक कर दिया। गुस्से से कांपता हुआ रक्षित राय वहां से जा चुका था। अगम अपने चेहरे पर कपूर बिला की कीमत से भी महंगा एटीट्यूड लिए वो अविनाश कपूर और सिद्दत कपूर के पास आया। सिद्दत उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। अगम डेविल स्माइल के साथ सिद्दत को देखते हुए बोला, स्पाइसी वाइफी, शादी के बाद आज हमारा दूसरा दिन है और तुम अभी तक अपने मायके में हो। चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल लेकर चलता हूँ। सिद्दत गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बोलते हुए वो अविनाश की तरफ घूमी और बोली, चलिए डैड, अब मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना। अभी वो बोल ही रही थी कि अगम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे खुद से लगाते हुए बोला, स्पाइसी वाइफी, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरा ऑर्डर फॉलो ना करें। अविनाश कपूर उसे देखकर दांत पीसते हुए बोले, ये क्या बदतमीजी है अगम, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। भूलो मत कि तुम मेरे मैनेजर हो और तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की भी। तुमने मेरी पीठ पर जो छुरा घोंपा है उसके लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। बोलते उन्होंने अगम का कॉलर पकड़ लिया। गुस्से से अगम के चेहरे की नसें तन गईं। उसने एक ही झटके से अविनाश कपूर से अपना कॉलर छुड़वाया और एक जोर का थप्पड़ उनके चेहरे पर जड़ दिया। शिद्दत जोर से चिल्लाई। अगम चिल्लाते हुए उसने जल्दी से अपने डैड को संभाला, जो अपने चेहरे पर अपना हाथ रख गुस्से से अगम को देख रहे थे। अगम ने शिद्दत की कलाई पकड़ी और बोला, मुझे मेरी स्पाइसी वाइफी को अपने साथ लेकर जाना है, और अब अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस बार सिर्फ थप्पड़ से चेहरा लाल नहीं होगा। बोलते हुए उसकी नजर अविनाश कपूर जी पर थी। शिद्दत की एक कलाई अगम के हाथ में थी, लेकिन उसने अपने दूसरे हाथ से अगम के ऊपर हाथ उठाना चाहा। अगले ही पल अगम ने उसका हाथ कसकर उसकी पीठ से लगाया और बोला, वक्त बदल गया है मेम साहब। कल तक आप मेरी मेम साहब थी,
इसलिए आपका ऑर्डर मैं अच्छे से फॉलो कर रहा था। लेकिन आज से तुम मेरी स्पाइसी वाइफ ही हो। वो स्पाइसी वाइफ ही जिसके साथ मैं अपना फेवरेट गेम खेलने वाला हूँ। वो गेम जिसमें खुशी नहीं बल्कि सिर्फ जख्म मिलेंगे। सिर्फ जख्म ही जख्म। बोलते हुए अगम की आंखें गुस्से से बेहद लाल थी। अगम की बात सुनकर सिद्धार्थ गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि ये कपूर विला खरीद कर तुमने मुझे खरीद लिया? भूलो मत कि हमारी शादी भले ही हुई थी, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी जिसे अगले ही दिन मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। सो स्टे इन योर लिमिट। अविनाश कपूर भी गुस्से से बोले, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगम चौहान। तुमने जो आज मेरे साथ किया है इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अगम जो शिद्दत और अविनाश कपूर दोनों की बात सुन रहा था, वो हल्का सा मुस्कुराया और अविनाश कपूर की तरफ देखते हुए बोला, ससुर जी बुढ़ापे में इतनी टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। कहीं हार्ट अटैक आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अविनाश कपूर और सिद्धार्थ दोनों की मुट्ठियां कस गईं। अविनाश कपूर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अगम तुरंत से बोला, वैसे कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पर अभी अभी मेरी शादी हुई है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी का मातम बनाए। सिद्धार्थ गुस्से से गुजरते हुए बोली, हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दैट। मेरे डैड से तमीज से बात करो। और आखिरी बार कह रही हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। अगम ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और सिद्धार्थ के बिल्कुल करीब होकर बोला, अब सिर्फ मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं कहूँगा, बल्कि पूरी दुनिया तुम्हें मेरी बीवी के नाम से जानेगी। तैयार हो जाओ स्पाइसी वाइफी। अब से तुम इस दुनिया के सामने सिद्धार्थ कपूर नहीं, बल्कि अगम चौहान की बीवी सिद्धार्थ अगम चौहान के नाम से जानी जाओगी। तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी, मेरे रूम में रहोगी, मेरे बेड पर रहोगी। और हाँ, मुझे मेरी लिमिट बताने की गलती मत करना स्पाइसी वाइफी, क्योंकि अब तो वो जो होगा वो बेहद होगा। बोलते हुए अगम का चेहरा बेहद सख्त था। अविनाश कपूर गुस्से से गरजते हुए बोले, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाई थी, लेकिन अब मैं ही ये शादी तोड़ता हूँ। अगम व्यंग से हंसा और बोला, वक्त बदल चुका है बॉस। अब आप बॉस नहीं रहे, इसलिए आइंदा मेरे सामने ऐसी टोन में बात मत कीजिएगा, वरना बात तो आप करेंगे, लेकिन उसका खामियाजा आपकी इस नाजुक सी प्रिंसेस को भुगतना पड़ सकता है। बोलते उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उसे लगभग से खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगा। सिद्धार्थ एकदम हैरान रह गई। उसने अगम से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अगम ने उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। अविनाश कपूर भी जल्दी से उसकी तरफ बढ़े, लेकिन तभी उन्हें अपने सीने में बहुत जोरों से दर्द महसूस हुआ। उनकी एक चीख निकल गई। सिद्धार्थ ने झट से पलटकर उनकी तरफ देखा तो अपने डैड को इस तरह अपने सीने पर हाथ रखकर दर्द से तड़पते देख वो जोर से चिल्लाई, डैड। चिल्लाते हुए वो अपना हाथ अगम से और भी ज्यादा तेजी से छुड़वाने लगी, लेकिन अगम पीछे की तरफ देखकर सरकास्टिक वे में मुस्कुराया और बोला, मैंने तो कहा था प्रॉब्लम हो सकती है, अब मैं क्या करूं? अपनी प्रॉब्लम वो खुद देखें। सिद्दत गुस्से से बोली, अगर मेरे डैड को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगम, तुम बहुत पछताओगे। अगम के कदम एक पल के लिए रुके। सिद्दत के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन अगम ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे वो गिरी नहीं। अगम सरकास्टिक वे में स्माइल करते हुए बोला, अब पछताने की बारी तुम्हारी और तुम्हारे डैड की है स्पाइसी वाइफी। और डोंट वरी, इतना भी बुरा इंसान नहीं हूं मैं। अगर मेरी वजह से हार्ट अटैक आया है तो खैरात में इलाज भी मैं करवा ही दूंगा। बोलते उसने सामने की तरफ खड़े एक शख्स को उंगली से इशारा किया तो वो शख्स जल्दी से अविनाश कपूर की तरफ चला गया। शिद्दत भी पीछे की तरफ देख रही थी। उस शख्स के जाते ही अगम के बॉडीगार्ड्स ने भी अविनाश जी को संभाला और उसे वहां से लेकर जाने लगे। शिद्दत की आंखों में आंसू आ गए। वो अगम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे मेरे डैडी के पास जाना है। अगम एक बार फिर से तिरछा मुस्कुराया और बोला, सॉरी स्पाइसी वाइफी, अब मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। बहुत मतलबी हूँ मैं, और आज तो मेरा बहुत खास दिन है। मैं अपनी बीवी को लेकर अपने घर जाने वाला हूँ, तो मुझे मेरी खुशियों में कोई मातम नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो तुम ऐसा मातम देखोगी कि कभी भूल नहीं पाओगी। बोलते हुए उसने सिद्दत को लगभग गाड़ी में धक्का दे दिया। ड्राइवर पहले से ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ा था। अगम भी तुरंत सिद्दत के साथ बैठा और ड्राइवर ड्राइविंग की सीट पर आकर बैठ गया। हवा की स्पीड से गाड़ी वहां से निकल गई। सिद्दत गुस्से से अगम को देख रही थी।
वो दांत पीसते हुए बोली, अगर मेरे डैड को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी अगम। आई विल किल यू ब्लडी बास्टर्ड। अगम अपने फोन पर कुछ कर रहा था। उसने सिद्दत की बात सुनी जरूर, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं दिया, जिससे सिद्दत और भी ज्यादा चिढ़ गई। सिद्दत ने अगम के कंधे से उसके कपड़ों को मुट्ठी में पकड़कर लगभग से उसे खींचा और बोली, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? अगर मेरे डैड को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम जिंदगी भर पछताओगे कि तुमने सिद्दत कपूर से पंगा लिया। अगम ने अपने कंधे की तरफ देखा। उसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन आंखें खतरनाक लग रही थीं। एक पल के लिए सिद्दत का गला भी सूखने लगा। वो एकदम से टॉक्सिक वॉइस में बोला, अगर तुम इसी तरह से मेरे साथ बदतमीजी करती रही ना स्पाइसी वाइफी, तो यकीन करो मेरा, अगर तुम्हारे डैड की जिंदा बचने के ऑप्शन भी हुए ना, तो बिना इलाज की वजह से वो मर जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम अपने डैड का इलाज करा पाओ। अगम की बात सुनकर सिद्दत के होश उड़ गए। वो तुरंत से अपना चेहरा नामे हिलाते हुए बोली, नो बे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोलते हुए उसने जल्दी से अपने क्लच से अपना फोन निकाला और कुछ चेक करने लगी। उसने अपने फोन पर आई हुई एक वीडियो को ऑन किया तो उस पर आज की लाइव न्यूज चल रही थी। कपूर इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर तो पहले ही अविनाश जी बेच चुके थे और कुछ शेयर रातों रात एकदम से गिर चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ शेयर बाकी थे। पर अब अगम ने उनके उन शेयर्स पर भी अपना क्लेम कर दिया था, जिसका मतलब साफ था कि अब कपूर इंडस्ट्रीज और कपूर्स बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो चुके थे। सिद्दत की आंखों से आंसू बहने लगे। अगम बड़ी गहरी नजरों से उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे सिद्दत की आंखों से बहते हुए आंसू उसके दिल को एक सुकून पहुंचा रहे थे। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। सिद्दत ने रोते हुए अगम की तरफ देखा और बोली, तुम बहुत घटिया इंसान हो अगम, बहुत घटिया। आई जस्ट हेट यू। अगम उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसकी हंसी जैसे सिद्दत को अपने जख्मों पर नमक लग रही थी। अचानक ही हंसते हंसते अगम रुका और उसने अपना हाथ सिद्दत के सिर के पीछे रख लिया। सिद्दत की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसके होठों से दर्द भरी आह निकली, क्योंकि अगम ने उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। अगम उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए मरा जा रहा हूँ? एक बात याद रखना स्पाइसी वाइफी, कि इस अगम चौहान को इस दुनिया की किसी भी लड़की से प्यार हो सकता है, या यूं कह लो कि हर एक लड़की से प्यार हो सकता है, लेकिन तुमसे हमेशा नफरत रहेगी। वो नफरत जिसकी कीमत अब मैं तुम्हें एक से एक गहरा जख्म देकर वसूल करूंगा। सिद्दत उसकी बात सुनती रह गई। अगम की आंखों में उसे अपने लिए सच में बहुत ज्यादा नफरत दिखाई दे रही थी, और वो जानती भी नहीं थी कि आखिर इस नफरत का कारण क्या है। अभी कुछ दिन पहले तक अगम उसके सामने नजर तक नहीं उठाता था। वो उसके डैड का मैनेजर था, जिसे सिद्दत बुरी तरह से ट्रीट करती थी, हर बात पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन अब जैसे हर एक चीज बदल चुकी हो। वो अगम जिसकी जुबान सिद्दत के सामने नहीं खुलती थी, वो अगम सिद्दत को खून के आंसू रुला रहा था। अगम ने एक झटके में सिद्दत को छोड़ दिया। सिद्दत बिल्कुल चुप हो गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर 2-3 दिनों में उसकी खूबसूरत सी दुनिया अगम की साजिशों के जाल में कैसे बदल गई। वही अगम के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। अभी उसने कुछ ही दिन पहले का वक्त याद किया, जब अविनाश कपूर ने खुद उसे सिद्दत से शादी करने का प्रपोजल दिया था। अभी कुछ दिन पहले सिद्दत अपनी फ्रेंड्स के साथ द प्ले नाइट क्लब गई थी। द प्ले नाइट क्लब रात की 11 बजे। बार काउंटर पर बैठी सिद्दत ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। उसकी फ्रेंड्स ने भी ड्रिंक की हुई थी, लेकिन ज्यादा नहीं। सिद्दत अपने हाथों में ड्रिंक का गिलास लिए डांस फ्लोर पर चली गई और डांस करने लगी। ब्लैक कलर की साइड कट लेदर ड्रेस में सिद्दत बहुत ही हॉट लग रही थी। साइड कट ड्रेस से उसके गोरे गोरे थाइट्स बाहर झांक रहे थे। उसके लड़खड़ाते कदमों से डांस करने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि इस वक्त वो अपने होश में बिल्कुल नहीं है। सिद्दत को देखते हुए कुछ लड़कों ने सिद्दत का फायदा उठाने की कोशिश की। वो लड़के उसे नशे की हालत में क्लब से बाहर लेकर आए और गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गए। जब सिद्दत की फ्रेंड्स को महसूस हुआ कि सिद्दत उनके आसपास नहीं है, तो उन्होंने पूरे क्लब में उसे ढूंढा, लेकिन सिद्दत कहीं भी नजर नहीं आई। वो लगातार सिद्दत को फोन कर रही थी, लेकिन सिद्दत उनका कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। उन्होंने जल्दी से अविनाश कपूर को इन्फॉर्म किया, तो अविनाश ने अगम को फोन किया। हालांकि सिद्दत को लेकर वो ज्यादा चिंतित नहीं थे, लेकिन उनके लिए उनका नाम काफी मायने रखता था।
और वो नहीं चाहते थे कि शिद्दत के साथ कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से उनके नाम पर कोई आँच आए। अगम ने भी शिद्दत को ढूंढना शुरू कर दिया। मुंबई स्टार स्काई अपार्टमेंट्स, वो लड़के शिद्दत को एक फ्लैट पर ले गए। उस फ्लैट पर इस वक्त शिद्दत और वो 4-5 लड़के ही मौजूद थे। शिद्दत को धीरे धीरे होश आना शुरू हो चुका था। वो लड़के उसे फ्लैट के अंदर लेकर आए और अंदर आते ही बेड पर पटक दिया। शिद्दत के सर से शराब का नशा उतरने लगा था। उसने अपने सामने जब उन 4-5 लड़कों को देखा तो उसकी हालत खराब होने लगी। वो उन लड़कों की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? शिद्दत कपूर हूँ मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। उनमें से एक लड़का बेशर्मी से हंसा और बोला, हम तो वैसे भी नहीं चाहते कि तुम हमें छोड़ो, कम से कम आज की रात तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज तो पूरी रात जश्न होने वाला है। बोलते उसने अपनी आई बिंग की। शिद्दत उसके घटिया इरादों को समझते हुए जोर से चिल्लाई, कोई है? प्लीज हेल्प मी। बोलते हुए वो उस कमरे के दरवाजे से बाहर की तरफ देख रही थी, लेकिन जहां वो लड़के उसे लेकर आए थे वो एक न्यू बिल्डिंग थी, जहां पर अभी अभी नए फ्लैट्स बने थे, लेकिन लोगों ने वहां रहना शुरू नहीं किया था। एक दूसरा लड़का बेशर्मी से हंसा और बोला, फिक्र मत करो जान, अगर तुम्हें चिल्लाना है तो हम तुम्हें बहुत सारे मौके देंगे और तुम्हारी वो चीखें हमें अच्छी भी लगेंगी, पर इतनी भी क्या जल्दी है, पहले थोड़ी पार्टी हो जाए। बोलते हुए उसने दूसरे लड़के को इशारा किया तो वो लड़का तुरंत कुछ शराब की बोतलें लेकर आया। शिद्दत अपनी जगह से खड़ी हुई और बाहर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उन लड़कों ने उसे घेर लिया। एक लड़का अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, अब तो पार्टी के साथ साथ ही आफ्टर पार्टी भी होगी। बोलते हुए उसने शिद्दत की कलाई को पकड़ा और उसे कसकर मरोड़ दिया। शिद्दत की दर्द से चीख निकल गई। अगले ही पल उस लड़के ने शिद्दत को एक बार फिर से बेड पर धक्का दिया, उसकी साइड का ड्रेस को दोनों हाथों से पकड़कर और फाड़ दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। शिद्दत ने फुर्ती से उस लड़के को धक्का दिया, लेकिन उस लड़के पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। वो लड़के काफ़ी स्ट्रांग टाइप लग रहे थे और गिनती में वो लड़के 4-5 थे जिनका सामना अकेली शिद्दत कर ही नहीं सकती थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखाते हुए बोली, देखो तुम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो। मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और ना ही मेरा बॉय। बेड पर ऊपर की तरफ सरकते हुए शिद्दत अभी बोल ही रही थी कि उस लड़के ने उसके पैरों को पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचा और हंसते हुए बोला, पहले तुझसे तो निमट ले मेरी जान, तेरे बाप से बाद में निमट लेंगे। बोलते हुए उसने सामने खड़े लड़कों को इशारा किया तो दो लड़कों ने आकर शिद्दत के हाथ पकड़ लिए और दो लड़कों ने पैर। शिद्दत को पूरी तरह चंगुल में फंसे देख जो लड़का शिद्दत पर झुका हुआ था उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। शिद्दत की आंखों में आंसू आ गए। वो लड़का शिद्दत की गर्दन पर झुका, लेकिन जैसे ही उसके होंठ शिद्दत की गर्दन को छूने लगे उससे पहले ही उस लड़के के सिर पर आकर एक कांच का बॉस लगा। वो सारा कांच बेड पर उस लड़के और शिद्दत पर ही बिखर गया। उस लड़के के सिर से खून बहने लगा था। शिद्दत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी नज़र सामने दरवाजे पर गई, जहाँ पर अगम खड़ा था। अगम जो उसके डैड का मैनेजर था। उसे वहां पर देखकर शिद्दत ने जल्दी से अपने ऊपर झुके लड़के को धक्का दिया, जिसका सिर पहले से ही लोहलुहान हो चुका था। वो लड़का बेड से नीचे गिरा। शिद्दत भी फुर्ती से बेड से खड़ी हो गई। खड़े होते वक्त उसके हाथ में कांच का एक टुकड़ा चुभ गया। अगम की नज़र भी शिद्दत पर गई और उसकी हालत पर भी। शिद्दत ने जल्दी से खुद को कवर करने की कोशिश की। जो बाकी के 4 लड़के उस कमरे में खड़े थे वो तुरंत से अगम की तरफ बढ़े। जैसे ही एक लड़के ने आकर अगम के मुंह पर पंच मारना चाहा, अगम ने उस लड़के की गर्दन को पकड़ा और उसे एक झटके से मरोड़ दिया। उस लड़के की चीख भी नहीं निकल पाई और वो लड़का नीचे जमीन पर गिरा। ये सब देखकर बाकी तीनों लड़कों के गले वैसे ही सूखने लगे, लेकिन फिर भी एक लड़का अगम की तरफ आया और अगम ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखे और उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से एक लात दे मारी। वो लड़का दर्द से चिल्लाया और पहले वाले लड़के के ऊपर ही गिरा। बाकी के दोनों लड़कों में से एक लड़का अगम को गुस्से से देखते हुए बोला, कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आए? अगम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम जानकर क्या करोगे? तुम्हारे लिए इतना जानना ही काफी है कि तुम्हारी मौत से कम नहीं हूं मैं। बोलकर उसने साथ ही रखे टेबल से कांच का बॉस उठाया और दूर से ही उस लड़के के सिर पर दे मारा। उस लड़के के सिर से खून बहने लगा और दर्द से चिल्लाते हुए वो लड़का भी अपनी जगह पर खड़ा खड़ा गिर गया। अब वहां पर सिर्फ एक ही लड़का बचा था।
वो लड़का अपने बाकी के साथियों को डर से कराते देख वैसे ही हार चुका था। वो अपने हाथ जोड़ते हुए अगम से बोला, देखो मुझे मत मारना, मैं तो बस यूं ही इन सबके साथ था। मैंने इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। उसकी बात सुनकर अगम के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट थी। वो उसके पास आया और उस लड़के को देखते हुए बोला, जहाँ तुमने मेरी मेम साहब पर नजर डाली, वहां से ही तुम्हारी गलती शुरू हो गई। अब उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। बोलते हुए अगम ने अपना हाथ घुमाया और अपनी कोनी उस लड़के की गर्दन पर जोर से मारी। उस लड़के की आंखें बाहर आने को हो गईं और वो भी लुढ़क कर वहीं गिर गया। सिद्दत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अगम को देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बार बार उससे जलील होने वाला अगम 4-5 लड़कों पर इस तरह से हावी हो सकता है। यह सब सोचते हुए अब वो उन सभी लड़कों को जमीन पर गिरे हुए देख रही थी। किसी की आंखें खुली थीं और वो दर्द से कराह रहा था, तो किसी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगम ने एक बार में ही उसे इस दुनिया से मुक्त कर दिया हो। अगम सिद्दत के पास आया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, आप ठीक तो है ना मेम साहब? बोलते उसने सिद्दत के हाथ को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि सिद्दत के हाथ पर खून बह रहा था। सिद्दत ने उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए उसे जोर से धक्का दिया और बोली, डोंट क्रॉस योर लिमिट। माना यहाँ आकर तुमने मेरी हेल्प की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मुझे छूने का हक मिल गया। नौकर हो तुम मेरे, इसलिए अपनी औकात में रहो। बोलकर सिद्दत नीचे गिरे लड़के के ऊपर से होते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। तभी पीछे से अगम ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिद्दत हैरानी से उसे देखने लगी। अगम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई अपनी जैकेट को सिद्दत के दूसरे हाथ पर रखा और बोला, मुझे आपको छूने का कोई शौक नहीं है मेम साहब, लेकिन आते जाते की नज़रें जब आप पर जाएंगी तो आपको ज़रूर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बोलकर एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए वहां से बाहर की तरफ चला गया। सिद्दत अपने हाथ में पकड़ी हुई जैकेट को देख रही थी। बाहर आने के बाद अगम ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज किया। मैसेज सेंड करने के बाद उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। फ़ोन वापस अपनी पॉकेट में डालकर वो सामने खड़ी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सिद्दत उस बिल्डिंग से बाहर आई। बाहर आकर उसने अपने डैड की गाड़ी देखी, जो उसके डैड ने अगम को दे रखी थी। अगम की नजरें भी उसी पर थीं। उसकी कमर पर अपनी जैकेट लिपटी हुई देखकर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। सिद्दत भी उस गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अगम ने फ्रंट मिरर सेट किया और उसमें से सिद्दत को देखने लगा। सिद्दत को देखते उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी कपूरबिला की पार्किंग एरिया में आकर रुकी। वर्तमान में अचानक से गाड़ी की ब्रेक लगी। एक झटके से अगम अतीत से बाहर आया। उसने गाड़ी से बाहर देखा तो गाड़ी चौहान मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर खड़ी हुई थी। वो आज से 3 दिन पहले के अतीत में खोया हुआ था, जहां उसने सिद्दत को नाबारा लड़कों से बचाया था। और तब वो सिद्दत के डैड का मैनेजर था, लेकिन अब तो कपूर इंडस्ट्री को ही उसने टेक ओवर कर लिया था। उसने अपने पास बैठी हुई सिद्दत को देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रही थी। अगम के होठों पर एक डेविल स्माइल ठहर गई। वो गाड़ी से बाहर निकला और तेज कदमों के साथ सिद्दत की तरफ आया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने सिद्दत के हाथ से उसका फ़ोन लिया और उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया। सिद्दत उसे देखती ही रह गई। अगम ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर खींचा। सिद्दत गुस्से से बोली, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। अगम ने उसे गाड़ी से लगाया और उसके दोनों कलाइयों को अपने हाथ में पकड़कर गाड़ी के ऊपर लगाते हुए बोला, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है स्पाइसी वाइफी। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है और तुम अभी से तिल मिलाने लगी। थोड़ा पेशेंस रखो स्पाइसी वाइफी। सिद्दत दांत पीसते हुए बोली, मुझे मेरा फोन वापस दो। अगम तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी कुछ भी पुराना यूज करे। वो क्या है ना, न्यू मैरिड लाइफ और न्यू बिगनिंग, तो सारी चीजें भी न्यू होनी चाहिए। बोलकर वो एक पल रुका। सिद्दत गुस्से से उसे देख रही थी। अगम उसके चेहरे पर झुका और बिल्कुल उसके कान के पास अपने होठों को लाकर बोला, लेकिन नफरत वही पुरानी होगी, बेहद बेहिसाब नफरत। बोलते हुए उसके हाथ सिद्दत की कलाइयों पर कस रहे थे। एक झटके में उसने सिद्दत को छोड़ा और बोला, वेलकम टू माई बर्ड स्पाइसी वाइफी। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसने सिद्दत का हाथ एक बार फिर से पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए
अंदर दरवाजे की तरफ लेकर बढ़ने लगा। सिद्दत उसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगम ने बहुत कसकर उसकी कलाई को पकड़ा हुआ था। सिद्दत ने सामने की तरफ देखा, जहां दरवाजे पर एक आदमी और एक औरत खड़े थे। तकरीबन 50-52 साल की औरत के हाथ में आरती की थाल थी और वो आदमी भी काफी उम्र दराज लग रहा था। शायद 55-60 साल के आसपास की उम्र होगी उनकी। अगम सिद्दत को लेकर दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। वो औरत वैदेही चौहान थी, जो अगम की माँ थी, और वो आदमी विजय चौहान था, जो अगम के पापा थे। वैदेही ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिद्दत की तरफ देखा। अगम वैदेही के हाथों में पकड़ी हुई थाली को देखते हुए बोला, आप इसकी आरती क्यों उतारना चाहती हैं मॉम? वैदेही जी मुस्कुराकर बोली, आज पहली बार तुम सिद्दत को इस घर में लेकर आ रहे हो, तो मैं अपनी बहू की आरती तो उतारूंगी ना। अगम हंसा और बोला, ये आपकी बहू जरूर है मॉम, लेकिन आरती के लायक नहीं है। इसके लिए तो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स होना चाहिए थे। वैदेही जी ने सवालिया नजरों से अगम की तरफ देखा। हालांकि वो जानती थी कि अगम ने यह शादी प्यार मोहब्बत के चलते नहीं की। वो सिद्दत से बहुत नफरत करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ना ही अगम को रोका और ना ही उससे कुछ कहा, जैसे उन्हें पता हो कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आगे भी क्या हो सकता है। सिद्दत भी हैरानी से अगम को देखने लगी। अगम को सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, क्या किया जाए, क्या किया जाए, ऐसा इंटरेस्टिंग क्या किया जाए कि ये गृह प्रवेश मिसेस सिद्दत अगम चौहान को हमेशा याद रहे। बोलते हुए उसके चेहरे पर अचानक से एक्साइटमेंट भरे एक्सप्रेशन आए और वो एक डेविल स्माइल के साथ बोला, ब्रिलियंट आइडिया, अब तो यही होगा। विजय जी अगम की तरफ देखते हुए बोले, मुझे लगता है आज का दिन तुम्हें और कुछ नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए आज जो हो गया वही काफ़ी है। अगम ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, नहीं डैड, जो हुआ वो काफ़ी नहीं था, अभी तो बहुत कुछ होगा। और कहते हैं शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए, और मैं मेरी वाइफ के साथ एक मज़ेदार शुरुआत करना चाहता हूँ। आज पहला दिन है इसका चौहान मेंशन में, तो इसे लग रहा होगा यहाँ रहना इसके लिए बहुत आसान है। तो चलिए इसकी गलत फहमी दूर करते हैं। जैसे जैसे अगम बोल रहा था, सिद्दत के चेहरे पर हैरानी और गुस्से भरे एक्सप्रेशन बढ़ते ही जा रहे थे। वो गुस्से से बोली, ना ही मुझे यहाँ पर रहना है और ना ही मुझे इस गृह प्रवेश में कोई इंटरेस्ट है। मुझे मेरे डैड के पास जाना है। तुम लोगों को जो तमाशा करना है करो। बोलते हुए वो वहां से मेन गेट की तरफ जाने लगी। अगम ने उसे नहीं रोका, लेकिन उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। बदई और विजय जी दोनों ही अगम को देख रहे थे, जो सिद्दत को जाते हुए देख कर भी कुछ नहीं कह रहा था। सिद्दत बाहर मेन गेट पर आई और गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, दरवाजा खोलो। लेकिन उन गार्ड्स ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े थे, जिससे सिद्दत खुद भी दरवाजा नहीं खोल सकती थी। सिद्दत को उन पर गुस्सा आने लगा। उसने दूसरी तरफ खड़े गार्ड्स की तरफ देखा और इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे कह रही हूँ ना, दरवाजा खोलो। मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से जाना है। लेकिन अभी भी उन गार्ड्स ने ना ही दरवाजा खोला और ना ही सिद्दत को कोई जवाब दिया। सिद्दत बुरी तरह से झल्ला गई। वो खुद दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन वो गार्ड्स वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिद्दत कुछ भी नहीं कर पाई, बस दांत पीसते हुए रह गई। वो वापस अगम के पास आई और बोली, अपने इन गार्ड्स को कहो मेरे लिए दरवाजा खोले। अगम बेचारगी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, स्पाइसी वाइफी को उसके डैड के पास जाना है और गार्ड्स दरवाजा नहीं खोल रहे। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है। बोलकर वो हंसने लगा। सिद्दत हैरानी से उसे देखने लगी। अगम ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेट दी। अगम के एक्सप्रेशन भी एकदम से चेंज हो गए। वो उसके चेहरे को देखते हुए गुस्से से बोला, ये चौहान मेंशन है स्पाइसी वाइफी। चौहान मेंशन के दरवाजे सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर खुलते हैं और मेरे कहने पर ही बंद होते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐरा गैरा इंसान ना अपनी मर्जी से आ सकता है और ना ही जा सकता है। और अब तो तुम ये बात अच्छी तरह से समझ जाओगी। सिद्दत उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अगले ही पल अगम ने उसे एक झटके से छोड़ दिया तो सिद्दत जाकर नीचे जमीन पर गिरी। दर्द से उसकी आह निकल गई। उसकी आंखों में नमी भर आई। अगम उसके पास आया और पैरों के बल बैठते हुए उस पर हल्का सा झुका। सिद्दत उसकी उन नफरत भरी आंखों में देख रही थी। अगम की आंखें ही बता रही थी कि अब अगम जो कहने वाला है
उसे सुनकर सिद्दत के होश उड़ने वाले हैं। सिद्दत हैरानी से अगम को देख रही थी। अगम ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। दर्द से सिद्दत की सिसकी निकल गई। वो तो अपने सामने अगम को देखकर ही हैरान थी कि कैसे उसके सामने हर वक्त सिर झुकाकर खड़े रहने वाला अगम आज उसके ही बालों को यूं कसकर मुट्ठी में पकड़े हुए उसे गुस्से से देख रहा था। अगम गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम इस घर में गृह प्रवेश नहीं करना चाहती ना? तो स्पाइसी वाइफी, इस घर को भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार नहीं है। लेकिन हाँ, अब तुम जरूर इस घर के अंदर आने के लिए बेसब्र रहोगी। पर अफसोस, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर अपने बेडरूम में लेकर जाऊंगा और वहां पर तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करूंगा? ओह गॉड वाइफी, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। बोलकर एक डेविल स्माइल के साथ वो ऊपर उठा। सिद्दत अपनी जगह पर बैठी ही रह गई। अगम ने कुछ ही दूरी पर खड़े धीरज, जो कि अगम का पर्सनल असिस्टेंट था, उसे इशारा किया। धीरज जल्दी से अगम के पास आया और उसने अपनी पॉकेट में से सिगरेट निकालकर अगम की तरफ बढ़ाई। अगम ने उस सिगरेट को अपने होठों में दबाया तो धीरज ने आगे होकर उस सिगरेट को लाइटर से जलाया। अगम का ये बिहेवियर सिद्दत के लिए बहुत हैरानीजनक था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे न सिर्फ उसकी दुनिया बदल गई, बल्कि अगम भी कोई अलग ही इंसान हो। ये वो अगम नहीं था जिसे वो हमेशा से देखती आई थी। अगम ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और बाहर गार्डन की तरफ देखते हुए धीरज से बोला, तुम्हें नहीं लगता घर के गार्डन की हालत खराब हो रही है? इसे थोड़ा पानी चाहिए। धीरज ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, ओके बॉस, मैं भी इंतजाम करवा देता हूँ। बोलकर वो वहां से जाने लगा। अगम उसे रोकते हुए बोला, याद रहे, पानी सिर्फ घास को लगना चाहिए। किसी ऐरे गैरे इंसान के ऊपर पानी का एक घूंट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। सिद्दत उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई। अपनी बात कहकर अगम वहां से सीधा पार्किंग एरिया की तरफ गया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। सिद्दत बस उसे जाते देखती रह गई। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसकी गाड़ी के पीछे पीछे भागी। लेकिन अगम की गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। भागते भागते सिद्दत जोर से जमीन पर गिरी और उसके घुटनों पर चोट आ गई। उसका पूरा घुटना छिल चुका था और उस पर से खून भी बहने लगा था। वो जोर से चिल्लाई, आई जस्ट हेट यू अगम चौहान। उसने रोते हुए अपने घुटने की तरफ देखा। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन इस दर्द से ज्यादा उसे अपने डैड की फिक्र थी, जिनके बारे में उसे कुछ पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन गार्ड को एक बार फिर से दरवाजे पर खड़े देखकर वो घर के अंदर की तरफ देखने लगी, जहां अब दरवाजा बंद था। दरवाजा बंद देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो दर्द में भी चलते हुए अंदर दरवाजे तक आई और दरवाजा नॉक करने लगी। लेकिन पहले तो किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। लगातार आधा घंटा दरवाजा नॉक करते रहने के बाद जब एक सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो सिद्दत गुस्से से चिल्लाई, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से दरवाजा नॉक कर रही हूँ। उसकी बात पूरी होते ही सामने खड़ी सर्वेंट बोली, सॉरी मैम, लेकिन हमें ऑर्डर दिया गया है कि किसी भी बाहर के इंसान के लिए दरवाजा न खोला जाए। सिद्दत गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैं बाहर की इंसान दिखाई देती हूँ तुम्हें? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? सिद्दत कपूर हूँ मैं। वो सर्वेंट हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आपने खुद ही मेरे सवालों का जवाब दे दिया मैम। आप सिद्दत कपूर हैं, मतलब चौहान नहीं है। और जो चौहान नहीं है उसकी इस घर में एंट्री नहीं हो सकती, इसलिए प्लीज आप बाहर ही रहिए। बोलकर उस सर्वेंट ने सिद्दत के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अब सिद्दत को समझ आया कि अगम की बातों का मतलब क्या था। उसकी वो डेविल स्माइल अब उसे समझ आई। अगम जानबूझकर उसे घर के बाहर ही छोड़कर गया, जिससे वो ना अंदर जा पाए और ना ही चौहान मेंशन से बाहर जा पाए। उसने गुस्से से अपनी उंगलियों को जकड़ा और मन ही मन अगम को कोसने लगी। उसने अपने आसपास देखा, जहां अंधेरा हो चुका था। उसकी नज़र सामने खड़े एक इंसान पर गई, जिसके हाथों में एक बहुत बड़ा पानी का पाइप था। घर के इर्द गिर्द घूमते हुए रास्ते को छोड़कर पूरी तरफ गार्डन ही गार्डन था और पूरे गार्डन में पानी देना शुरू कर दिया गया था। सिद्दत जल्दी से उस आदमी के पास आई और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? रात को गार्डन में पानी दे रहे हो? जानते भी हो कितने मच्छर आएंगे? वो सर्वेंट सिद्दत की तरफ देखते हुए बोला, आप कौन है? सिद्दत गुस्से से बोली, अब तुम्हें भी बताना पड़ेगा
कि मैं कौन हूँ। वो सर्वेंट आगे से बोला, मुझे मत बताइए आप कौन है, बस इतना बता दीजिए कि आप चौहान तो नहीं है ना। सिद्दत गुस्से से बोली, नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकती हूँ। वो सर्वेंट उसकी बात सुनकर चुपचाप से अपना काम करने लगा। सिद्दत हैरानी से उसे देखने लगी। इस बार वो उसके हाथों से पाइप लेकर नीचे फेंकते हुए बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने अभी अभी क्या कहा? अंधे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता? गार्डन में पानी लगाने की वजह से कितने मच्छर आ रहे हैं। वो वहां सच में उड़ रहे मच्छरों को देखते हुए बोली। वो सर्वेंट बोला, मुझे सब समझ में आ रहा है मेम साहब, लेकिन शायद आपको यह समझ में नहीं आया कि आप चौहान नहीं है, तो मैं आपके ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकता। मुझे ऑर्डर दिया गया है गार्डन में पानी देने का, तो मुझे मेरा काम करने दीजिए। बोलकर उस सर्वेंट ने दोबारा पाइप उठाई और पूरा गार्डन ही उसने पानी से भर दिया। सिद्दत फ्रस्ट्रेट होते हुए वहां से हट गई। सामने रास्ते पर चलते चलते वो दूसरी तरफ आई। इस वक्त वो ठंड से कांप रही थी और उसके होंठ भी सूख रहे थे। उसकी नज़र सामने की तरफ गई, जहाँ पर अस्तबल जैसा कुछ था और वहां आग भी जल रही थी। आग को जलते हुए देख सिद्दत ने एक राहत की सांस ली। वो जल्दी से वहां आई और उस आग के पास बैठने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी अस्तबल में से एक आदमी बाहर आया। शायद वो वहां पर घोड़ों की रखवाली करने का काम करता था। सिद्दत को बैठने के लिए कुछ ढूंढते देख उस आदमी ने साइड में रखी हुई अपनी चेयर उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। सिद्दत ने उस चेयर को देखा और फिर उस आदमी को गुस्से से बोली, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी चेयर पर बैठूंगी? वो आदमी भी एटीट्यूड से बोला, शुक्र मनाओ मैंने आपको ये चेयर दे दी, पर अब लगता है कि गलती हो गई। बोलते हुए उसने वो चेयर सिद्दत के सामने से उठा ली। सिद्दत बस उसे देखते ही रह गई। अब उसके पास उस चेयर का ऑप्शन भी नहीं था। मजबूरी में वो नीचे जमीन पर ही बैठी और अपने हाथ सेकने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल में अविनाश कपूर का ट्रीटमेंट हो रहा था। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में मौजूद अगम के आदमी को बताया कि अविनाश जी को मेजर हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। उस आदमी ने अगम का दिया हुआ चेक डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया और बोला, जितना ट्रीटमेंट होता हो कर देना और उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना, और अगर मर जाए तो एक मैसेज मुझे भी भेज देना। वो डॉक्टर अगम और अगम के आदमी दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने कुछ नहीं कहा और वो आदमी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर ने अविनाश कपूर की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया और अविनाश का ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया। चौहान मेंशन। वही दूसरी तरफ शिद्दत आग में अपने हाथ सेक रही थी। उसे भूख लगने लगी थी और प्यास तो उसे बहुत जोरों से लगी थी। वो अपने आसपास देखने लगी। तभी उसकी नज़र अस्तबल के अंदर की तरफ बैठे आदमी पर गई, जो अपनी बोतल से पानी पी रहा था। लेकिन शिद्दत ने अपना मुंह मोड़ लिया। उसे प्यासा मरना मंजूर था, लेकिन यूं ही किसी से पानी लेकर पीना बिल्कुल मंजूर नहीं था। रात के तकरीबन 10 बज गए। सिद्दत 2-3 बार दरवाजे तक जा आई थी और 1-2 बार उसने घर के अंदर वाला दरवाजा भी नॉक किया, ताकि कम से कम पानी या कुछ खाने को ले सके। लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। उसकी नज़र दरवाजे पर ही टिकी थी, ताकि अगम आए तो वो जल्दी से उसके पास जाए। लेकिन ना अगम आया और ना ही उसे कुछ खाने पीने को मिला। अब उसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी और आग के पास बैठे हुए भी उसे ठंड लग रही थी। वो अपनी साड़ी से खुद को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी बढ़ती ठंड उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं दूर एक फार्म हाउस, जिसके बाहर लिखा था चौहान्स, उस फार्म हाउस के एक कमरे में सिर्फ डिम लाइट जल रही थी। एक शख्स जो उस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था, उस शख्स ने इस वक्त सिर्फ एक पैंट पहनी हुई थी और शर्टलेस खड़े उस शख्स के हाथ में एक हंटर था। उस शख्स ने उस हंटर को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उस हंटर से अपनी पीठ पर मारने लगा। जब जब वो हंटर उस शख्स की पीठ पर लगता, तो उस शख्स के चेहरे पर दर्द की एक हल्की सी सिकन आ जाती, लेकिन वो शख्स उस दर्द को अपने अंदर ही जज्ब कर रहा था। खुद को यूं इस तरह से दर्द देते हुए वो शख्स सिर्फ अपनी बॉडी से नहीं, बल्कि दिल से भी पत्थर ही लग रहा था। एक के बाद एक लगातार न जाने कितनी बार उस शख्स ने अपनी पीठ पर किए और फिर एक झटके से उस हंटर को नीचे फेंक दिया। वो शख्स दर्द से नहीं, बल्कि गुस्से से कांप रहा था। अब वो शख्स सामने लगे हुए मिरर के पास आया। दीवार पर पीछे की तरफ भी मिरर लगा था, जिसे मिरर में देखते उसे अपनी पीठ पर उस हंटर से हुए जख्म साफ दिखाई दे रहे थे। वो शख्स कोई और नहीं,
अगम था। अगम के चेहरे पर उन जख्मों को देखते हुए दर्द के साथ साथ गुस्सा और नफरत भी झलक रही थी। कुछ देर अगम यूं ही खुद को देखता रहा और फिर साइड में रखी हुई शर्ट को उठाकर पहना। वो उस रूम से बाहर निकला और उस रूम से अगम के बाहर निकलते ही पीछे से सर्वेंट ने उस रूम को लॉक कर दिया और चाबी साइड में रख दी। अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए अगम दूसरे रूम में आया, जहाँ बेड पर एक लड़की आराम से बैठी हुई थी। उस लड़की ने ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स वाली नीलन ड्रेस पहनी हुई थी। जैसे उस लड़की ने अगम को देखा, वो बेड से उठी और उसके पास आई। अगम उस लड़की को लगभग से नजरअंदाज करते हुए अंदर आया और सामने रूम के अंदर ही बने हुए छोटे से बार काउंटर पर गया, जहाँ पर बिस्की की बोतल और 2 गिलास रखे थे। उसने एक गिलास में बिस्की डाली और उसे पीने लगा। वो लड़की, जिसका नाम अनिका था, वापस अगम के पास आई। उसने अगम के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसके हाथों में पकड़े हुए गिलास को वापस काउंटर पर रखकर अगम की तरफ देखते हुए बोली, कब तक यूं ही खुद को दर्द देते रहोगे? कैसे इंसान हो तुम? खुद को ही जख्म देते हो और उस पर किसी को मरहम भी नहीं लगाने देते। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।